राधे राधे, जय श्री राम। हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में SSC GD भर्ती के लिए हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी व्याकरण का खंड हमारा चल रहा है। उसमें हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर चुके हैं बहुत कम समय में। यदि उन क्लासेस को आपने विजिट नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उन क्लासेस को ज़रूर विजिट करें। और कुछ विद्यार्थी हमारे PDF के लिए बोल रहे थे, तो PDF आपको आपके अपनी टेलीग्राम चैनल स्टडी विद CSY पर मिल जाएगी। उससे जुड़ना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रिया। तो आप क्लास में अंत तक बने रहिए और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। क्रिया, सबसे पहले हम बात करें तो क्रिया कैसा शब्द है आपका? विकारी शब्द है। अब विकारी का मतलब क्या होता है? जिनमें लिंग वचन कारक के माध्यम से परिवर्तन किया जाए। जैसे हम बात करें, जैसे राम जाता है, राम जाता है, तो इसमें जाना क्या है दोस्तों? क्रिया है। जाना किया है, मुख्य क्रिया है, तो राम जाता है। और यहीं पर हम बात करें कि सीता जाती है, सीता जाती है, तो इसमें परिवर्तन हो गया दोस्तों, जाता से जाति हो गया। जैसे ही हमने कर्ता को बदला, मतलब इसमें विकार हो रहा है, मतलब इसमें परिवर्तन हो रहा है, तो ये विकारी शब्द है। क्रिया का मतलब होता है कार्य का करना या होना। जिस शब्द द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं। यह क्रिया की परिभाषा हो गई, बेसिक डेफिनेशन हो गई। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्रिया कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे आपका खेलना हो गया, पढ़ना हो गया, दौड़ना हो गया, रोना हो गया, चलना हो गया, लिखना हो गया, यह सब दोस्तों क्या है? क्रियाएं हैं। तो जिस शब्द द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना क्या हो गई? ये क्रिया हो गई। दौड़ना, चलना, पढ़ना, रोना, यह सब क्रियाएं हो गई। इसके बाद दोस्तों टाइप ऑफ क्रिया, क्रिया के भेद। तो हम क्रिया को दो भागों में बांट सकते हैं, एक रचना या कर्म के आधार पर। एक रचना या कर्म के आधार पर SSC GD में ज़्यादातर यही क्रियाएं पूछी जाती हैं, रचना या कर्म के आधार पर। तो इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। और एक बांट सकती है हम प्रयोग के आधार पर, जिनमें प्रयोग के आधार पर हम संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, जो हम प्रयोग के आधार पर पढ़ेंगे। मतलब एक हमने बेस लिया है। जैसे इसमें हमने लिया रचना या कर्म का बेस, मतलब आधार क्या है? रचना या कर्म के आधार पर बांट रहे हैं। तो उसमें होगा आपका एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। हमने बताया है पिछली कक्षाओं में कि जो अक्षर आता है वह नेगेटिव के सेंस में आता है, ना के सेंस में आता है। तो यहाँ पर आ प्लस कर्मक मतलब अकर्मक, मतलब मतलब नहीं है। क्या नहीं है? कर्म नहीं है। तो कर्म के बिना जो क्रियाएं होती हैं वह आपकी अकर्मक होंगी, और जो कर्म के साथ होती हैं वह आपकी सकर्मक होगी। अब प्रयोग के आधार पर हम कौन कौन सी आगे पढ़ने वाले हैं, तो एक संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे हम, नाम धातु, प्रेरणादार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सहायक क्रिया, कृदंत क्रिया, सामान्य क्रिया और सजातीय क्रिया। इन्हीं क्रियाओं को हमें आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ना है कि सकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके उदाहरण क्या है, अकर्मक क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, वह हम बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। संश्लिष्ट विभक्ति, सर्वनाम से चिपकाकर विभक्ति का लिखना संश्लिष्ट विभक्ति दोस्तों कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करें विश्लिष्ट विभक्ति, इसके बाद धातु। यहाँ एक दूसरा कुछ आ गया है, इसमें विभक्ति वाला टॉपिक ऐड हो गया। यहाँ से आपका क्रिया धातु। तो क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है दोस्तों। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम दोस्तों? धातु कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहेंगे हम दोस्तों? धातु कहेंगे। अब जो धातु है उसके हम दो भेद होते हैं, एक होता है मूल धातु और एक होता है आपका यौगिक धातु। तो मूल धातु किसी अन्य शब्द पर निर्भर
नहीं होती है, यह स्वतंत्र होती है। जैसे पीना, पीता है। देखना, देख धातु से बना देखना, पी से बना पीना, पढ़ से बना पढ़ना, लिख धातु से बना लिखना। तो धातु क्या है? धातु क्रिया का मूल रूप है। जैसे पी से पीता है, देखता है, तो ये आपके धातु के मूल रूप हो गए। इसके बाद यौगिक क्रिया, जैसे दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे रोना धोना, यह आपकी यौगिक क्रिया हो गई, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से बनी है ना। चलना फिरना हो गया, चल देना, रो पड़ना, उठना बैठना हो गया, खाना पीना हो गया। इसमें दो दो क्रियाओं का योग हो गया, मतलब जुड़ी हैं, तो योग से मतलब यौगिक क्रिया हो गई, यौगिक धातु हो गई। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से कर्म के आधार पर क्रियाएं, तो वो होती हैं आपकी दो। पहला होता है आपकी अकर्मक क्रिया, जिसमें कर्म की प्रधानता नहीं होती है। जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मतलब पूरा प्रभाव वाक्य में किसका रहेगा? कर्ता का रहेगा। इसमें कर्म का कुछ भी नहीं होता है, कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ पर आपकी अकर्मक क्रिया होती है बिना कर्म के। इसमें हम यदि आप देखोगे तो क्या लगाकर इसमें हम चेक करते हैं। क्या लगाकर, इसमें यदि आपको क्या लगाकर उत्तर नहीं मिलता है, तो वहाँ पर कौन सी क्रिया होती है? वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कर्म के आधार पर पढ़ रहे हैं। कर्म के आधार पर एक अकर्मक और एक सकर्मक। तो अकर्मक में हमने पढ़ा कि जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता में ही रहता है, कर्म की इनमें आवश्यकता नहीं होती है, उनमें अकर्मक क्रिया होती है। इनमें हम क्या लगाकर चेक करते हैं? क्या का उत्तर नहीं मिलता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। रवि रो रहा है, तो इसमें दोस्तों आपकी जो रहा है यह भी क्रिया है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। और मुख्य क्रिया इसमें क्या है? रोना है, और कर्ता रवि है। कौन रो रहा है? कौन काम को कर रहा है? तो रवि कर रहा है। और रवि कौन सी संज्ञा है? हमने पिछले वीडियो में संज्ञा को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है। तो रवि किसी का नाम है, रवि अपने आप में विशेष है, यहाँ पर आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो रवि रो रहा है, इसमें यदि हम कर्म के आधार पर पूछें तो इसमें अकर्मक क्रिया है। क्योंकि इसमें अकर्मक क्रिया क्यों है? क्योंकि इसमें जो क्रिया का फल है वह आपका किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। जैसे ही हम इसमें सीता लगा देंगे तो सीता रो रही है, वाक्य चेंज हो गया। किसके कर्ता के चेंज करने से ही क्रिया भी चेंज हो गई। मतलब इसमें कर्ता की प्रधानता है, रोना के वजह से क्रिया चेंज नहीं हुई। तो रवि रो रहा है और सीता रो रही है, मतलब डिपेंडेंसी किस पर है? कर्ता पर है। और दूसरी बात हमने पढ़ी थी कि क्या लगाना है, तो हमने इसमें क्वेश्चन पूछा रवि क्या रहा है, तो इसमें आप उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। रवि क्या रहा है, इसमें तो आप बोलोगे कि मैं उत्तर दे तो रहा हूँ, रवि रो रहा है, तो ये तो वो यह प्रश्न हो गया कि रवि क्या। इसमें क्वेश्चन बदल जाएगा, रवि क्या कर रहा है, तब आप बोलेंगे कर रहा है। यदि पूछें तो आप पूछेंगे, तो आप बोलेंगे आंसर में रो रहा है। मैंने कहा रवि क्या रहा है, तो इसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। तो आप समझ गए होंगे जो आप तक मैं डिलीवर करना चाहता हूँ। रवि मोहन को रुलाता है, तो इसमें हो जाएगा दोस्तों आपकी सकर्मक क्रिया। दोनों वाक्यों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर देखेंगे तो एक कर्ता है आपका रवि, और इसमें मोहन कर्म आ गया, और क्रिया इसमें रुलाना आ गई, तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। क्यों हो गई? तो इसमें आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? रवि मोहन को रुलाता है, तो रवि किसे रुलाता है? मोहन को। मतलब मोहन पर डिपेंडेंसी है, यहाँ पर किस पर डिपेंडेंसी है? मोहन पर डिपेंड है वाक्य। यहाँ पर मोहन को रुला रहा है, तो यहाँ पर हमें उत्तर मिल रहा है कि किसे रुला रहा है? वो बुला रहा है आपका, किसे रुला रहा है? मोहन को रुला रहा है। तो दोस्तों दोनों वाक्य आपके क्लियर हो गए होंगे। इसमें कोई यहाँ पर कर्म था ही नहीं, रवि रो रहा है में कोई कर्म ही नहीं है, तो यहाँ पर आपकी अकर्मक और इसमें सकर्मक।
बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे। इसमें आपकी क्या हो गई? आकर्मक क्रिया। बच्चे क्या हंस रहे थे? वो तो जब आप पूछोगे कैसे हंस रहे थे तब पता चलेगा कि खिलखिलाकर हंस रहे थे। आप पूछोगे क्या हंस रहे थे, क्या हंस रहे थे, इसका उत्तर है ही नहीं। इसके बाद बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों मीरा जोर से हंसी, पानी बरस रहा है, तो शिशु रो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। इम्पोर्टेंट वाक्य आ गया आपका। अब यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों आपको। यहाँ पर आप बोलोगे कि यहाँ पर तो क्या लगाकर उत्तर मिल रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ती हैं। चिड़िया कहाँ उड़ती हैं? आकाश में। लेकिन दोस्तों आपने कहाँ लगाया है? चिड़िया कहाँ उड़ती हैं उसका उत्तर मिल रहा है कहाँ का? कि वो आकाश में उड़ती हैं। आकाश यहाँ पर आधार है, आधार है, बेस है, ना कि इनका क्रम है। यहाँ पर हमें क्या लगाकर उत्तर थोड़ी मिल रहा है। चिड़िया क्या उड़ती हैं? क्या उड़ती हैं? कुछ उड़ती हैं। कहाँ उड़ती हैं? आकाश में उड़ती हैं। तो इसमें भी आपका कौन सा हो जाएगा? अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अमन जंगल में रो रहा है, तो जंगल एक आधार हो गया, लेकिन एक कर्म नहीं है। अमन कहाँ रो रहा है इसका उत्तर मिल रहा है, लेकिन अमन क्या रो रहा है इसका उत्तर नहीं मिल रहा है। तो क्या लगाने पर उत्तर नहीं मिलता है? तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है। मोहन दौड़ता है, मोहन क्या दौड़ता है? यहाँ पर भी आंसर नहीं मिल रहा है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, यहाँ पर आपका पक्षी क्रिया हो गए, और जो आकाश में है ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया, और मुख्य क्रिया उड़ना हो गई, तो यहाँ पर भी आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। यहाँ तक हमने अकर्मक क्रिया को बड़े अच्छे तरीके से समझा। अब हमारी बारी आ जाती है दोस्तों सकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़े, सकर्मक। सा का मतलब क्या है? यहाँ पर सा मतलब साथ में, सा मतलब साथ में। किसके साथ में? कर्म के साथ में। किसके साथ में? कर्म के साथ में, कर्म के साथ में। तो जिस क्रिया में दोस्तों कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता की प्रधानता नहीं होती है, वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होती है। डेफिनेशन में लिखा भी है, जिस क्रिया का प्रभाव कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक में नहीं होती है। यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। डायरेक्ट भी आपसे पूछा गया है, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि रोना किस प्रकार की क्रिया है, खाली यही पूछ लिया तो रोना आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। आपसे पूछ लिया हंसना किस प्रकार की क्रिया है, यह भी आपकी अकर्मक हो जाएगी। सोना किस प्रकार की, यह सब आपकी अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करें इन उदाहरणों की, इनसे आपको सकर्मक क्रिया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अभी तक आपने अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैथिली पढ़ रही है, इसमें आपसे पूछेगा कि पढ़ना को अंडरलाइन कर देगा कि पढ़ना में कौन सी क्रिया है, अकर्मक है सकर्मक है। तो इसमें आपकी सकर्मक क्रिया है। अब वो कैसे? इसमें क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है? क्या लगाने पर, क्या लगाने पर क्या मिल जाता है? उत्तर मिल जाता है सकर्मक क्रियाओं में। अब यहाँ पर आप क्या लगाओ? मैथिली क्या रही है, तो मैथिली पढ़ रही है। मैथिली क्या रही है? मैथिली पढ़ रही है। अब क्या पढ़ रही है इसका उत्तर ही मिल जाए, किताब पढ़ रही है, गीता पढ़ रही है। तो ये मतलब एक कर्म हो गया पढ़ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? कर्म हो गया, कर्म की प्रधानता हो गई। क्या पढ़ रही है? तो पढ़ना एक प्रकार की आपकी सकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद दोस्तों हम बात करें रीना खाना खा रही है। हम पूछें रीना क्या खा रही है, तो आपका आंसर आएगा कि वह खाना खा रही है। तो क्या लगाने पर उत्तर मिल रहा है? तो यहाँ पर भी आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। अभय फुटबॉल खेल रहा है, तो अभय क्या खेल रहा है? फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल पर प्रभाव पड़ रहा है खेलने का। क्या खेलेगा? फुटबॉल खेलेगा, हॉकी खेलेगा, कुछ तो खेलेगा। यहाँ पर यदि आप तो अभय सो रहा है, तो क्या सोएगा?
सो रहा है बस, ये इसमें आकर्मक क्रिया है, कोई कर्म नहीं। बालक पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तकालय इसका आधार हो गया, और क्या पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपकी सकर्मक हो गई। रीता फूल तोड़ती है, हमने क्या लगाया यहाँ पर, अब आपको क्या कब लगाना है, क्रिया से जस्ट पहले लगाना है आपको क्या। रीता क्या तोड़ती है, तो हमारा उत्तर आया फूल तोड़ती है, तो यहाँ पर भी सकर्मक क्रिया हो गई। सीता क्या गाती है, गीत गाती है, यहाँ पर भी सकर्मक हो गई। बालिका क्या लिखती है, निबंध लिखती है, क्या लिखती है, निबंध लिखती है। यहाँ पर मैं गेहूं पिसवाता हूँ, मैं क्या पिसवाता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या का उत्तर मिल गया, गेहूं पिसवाता हूँ। जहाँ पर क्या का उत्तर मिल जाए, जहाँ पर क्या का उत्तर मिल जाए, वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया। अब कुछ दोस्त हमारे सोचेंगे कि हमें क्या लगाना कहाँ पर है, तो हमें जस्ट क्रिया से पहले क्या लगाना है, उससे क्वेश्चन बनाना है, फिर उसका आंसर देखना है। क्रिया से पहले क्या लगाएंगे, यदि आंसर मिल जाता है क्या लगाने पर, तो वहाँ पर आपकी सकर्मक क्रिया होगी, और नहीं मिलता है तो वहाँ पर आपकी आक्रामक क्रिया होगी। आशा करता हूँ यहाँ तक आपको सकर्मक और आक्रामक में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। एक बार फिर से देख लें क्या, तो एक बार आक्रामक पर हम, जैसे मीरा जोर से हंसी, तो मीरा क्या हंसी, ये इसमें आपने क्वेश्चन लगाया कि मैंने यही तो बताया कि क्रिया से पहले लगाना है आपको क्या, तो मैंने यहाँ जोर की जगह यहाँ क्या लिख दिया, तो मीरा क्या हंसी, आपका आंसर आएगा कि जोर से। तो आपने क्वेश्चन क्या का आंसर थोड़ी है, ये तो है मीरा कैसे हंसी, कैसे का आंसर है कि जोर से हंसी। तो यहाँ पर क्या लगाने पर मतलब आंसर नहीं मिल रहा है, तो इन सभी वाक्यों में आपकी आकर्मक क्रिया है दोस्तों। शिशु क्या रहा है, तो शिशु क्या रहा है, तो शिशु सो रहा है, तो इसमें भी आंसर आपका नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे पानी बरस रहा है, तो इसमें बरसने का प्रभाव दोस्तों पानी पर पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपकी आकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद चिड़िया आकाश में उड़ती हैं, तो चिड़िया यहाँ पर कहाँ उड़ती हैं, कहाँ का उत्तर मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों यही आपसे बेसिक पॉइंट पूछे जाते हैं, ज़्यादा डीप नहीं पूछे जाता, आप इतना ही याद रख लेंगे कि हंसना, इसके बाद सोना, उड़ना और रोना, और दौड़ना, यह सभी क्रियाएं आपकी आक्रामक हैं, इनसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद सकारात्मक में हमने समझा ही बड़े अच्छे तरीके से कि क्या लगाने पर उत्तर मिल जाता है। अब यदि हम बात करें, फिर एक क्रिया आती है आपकी, इसके सब पार्ट आते हैं, मतलब इसके उपभेद आप मान सकते हैं। सकर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं, एक होता है एक कर्मक क्रिया और एक होता है द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया होता है जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म हो, इसमें जो इसका नाम है उससे ही यहाँ पर क्लियर हो रहा है। एक कर्मक मतलब एक कर्म और द्विकर्मक मतलब दो कर्म, तो जिस क्रिया में एक कर्म वो एक कर्मक, और जिन क्रियाओं में एक साथ दो कर्म होते हैं उन्हें हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अब एक कर्मक क्रिया क्या होती है, तो देखेंगे गीता गाना गा रही है, इसमें तो आपका सकर्मक क्रिया है, ये तो क्लियर है, इन सब वाक्यों में आपकी सकर्मक क्रिया है। लेकिन यदि सकर्मक ऑप्शन में नहीं है, वह आपसे सकर्मक का उपभेद पूछना चाहता है, तो आपको इस प्रकार के ऑप्शन दिए जाएंगे, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें गीता क्या कर रही है, गाना गा रही है, मतलब एक ही कर्म है, तो एक कर्मक क्रिया। हिमेश फिल्म देख रहा है, तो एक ही कर्म कर रहा है, फिल्म देख रहा है, तो यहाँ पर भी एक कर्मक क्रिया। प्रदीप खाना खा रहा है, यहाँ पर भी एक कर्मक क्रिया। नौकरानी झाड़ू लगा रही है, क्या लगा रही है, झाड़ू लगा रही है और कुछ नहीं कर रही, तो यहाँ पर सब में एक कर्मक क्रिया हो गई, उस सब में सकर्मक क्रिया है, क्योंकि ये सकर्मक क्रिया के उपभेद हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में से एक साथ दो दो कर्म हो, जैसे श्याम ने राम को गणित पढ़ाया, तो एक तो श्याम ने रमेश को, तो एक तो यहाँ हो गया एक कर्म रमेश को, और एक गणित, दो कर्म हो गए। इसके बाद छात्र ने अध्यापका को कॉपी दिखाई, तो इसमें भी अध्यापका को और कॉपी, दो कर्म हो गए। मोहन से मकान खरीदा, तो मोहन एक कर्म हो गया और दूसरा आपका मकान हो गया। रवि को थप्पड़ मारा श्याम ने, तो रवि एक कर्म और दूसरा थप्पड़, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो गई। इसके बाद
यह हमने कर्म के आधार पर पढ़ लिया है। सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया के उपभेदों को हमने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर क्रिया। तो प्रयोग के आधार पर सबसे पहला हमारा पार्ट आ जाता है दोस्तों संयुक्त क्रिया का। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है। जब कोई क्रिया संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब क्या होता है? संयुक्त मतलब मिलकर बना होगा, जो किसी चीज से मिलकर बना हो, संयुक्त हो तो इसमें किससे मिलकर बना है? तो क्रियाओं से। जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित हो उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे रमेश खाने लगा, तो यहाँ पर दो क्रियाओं का संयोग हुआ है, एक तो खाने और एक लगा, दोनों क्रिया हैं, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो गई, खाने लगा। पिताजी ने प्रसाद बांट दिया, एक तो बांटा और दिया, दोनों क्रिया हैं। होने लगी वर्षा, होने लगी, इसमें भी संयुक्त क्रिया है। मंदिर में घंटा बज गया, तो इसमें भी आपकी संयुक्त क्रिया है। तो हमने संयुक्त क्रिया के बारे में क्या पढ़ा? संयुक्त मतलब क्या होता है? मिलकर बना हुआ। तो इसमें किस चीज़ों से बना हुआ है? जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से निर्मित होती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यह आपके उदाहरण लिखे हुए हैं। उदाहरण, रमेश खाने लगा, तो खाना और लगा दोनों क्रिया हैं। अब ये दो क्रियाओं के संयोग से बनी है, तो यहाँ पर संयुक्त क्रिया हो गई। प्रसाद बांट दिया, होने लगी, बच गया, इनमें सब में संयुक्त क्रिया है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो आपसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि इसे हाईलाइट कर दिया जाएगा, अंडरलाइन कर दिया है, उसमें पूछेगा इसमें कौन सी क्रिया है खाने लगा में, तो इसमें आपकी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। इसके बाद अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं दोस्तों। अर्थ के आधार पर आपको याद रखना है इतना ही कि संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। अब इनके जो भेद हैं उनसे क्वेश्चन बहुत रेयर केस है, नहीं पूछा जाएगा, बस आप इनका नाम याद रख लें। जैसे आरंभ बोधक, तो मतलब किसी चीज़ का आरंभ होता है, उसमें ही छिपा है इनके आगे का बोध। तो केवल आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना याद रखना है कि अर्थ के आधार पर संयुक्त क्रिया के 11 भेद, उन 11 भेदों के आप नाम याद रख सकते हैं बस। आरंभ बोधक, समाप्ति बोधक, अवकाश बोधक, अनुमति बोधक, नित्यता बोधक, आवश्यकता बोधक, निश्चय बोधक, इच्छा बोधक, अभ्यास बोधक, शक्ति बोधक और पुनरुक्त बोधक। इसके बाद दोस्तों हम बात करें नाम धातु क्रिया की। नाम धातु क्रिया अगला भेद, पहले हमने संयुक्त क्रिया पढ़ा, उसके हमने भेद पढ़े अर्थ के आधार पर 11। उनके अंदर हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वह आपसे पूछे नहीं जाएंगे। नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में क्रिया लगाने से जो धातु, जो क्रिया बनती है उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या डेफिनेशन समझ में नहीं आई? तो फिर से समझेंगे। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, तीनों टॉपिक को हमने पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो अब आपको ये क्रिया समझ में नहीं आएगी, इसलिए आप पीछे की क्लासेस देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी टॉपिक एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं। तो नाम धातु क्रिया की डेफिनेशन क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों में क्रिया लगाने से जो क्रिया बनती है उससे हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे लाठी मारना, लठियाना क्रिया बनी लाठी मारना से। अपना क्या है दोस्तों? अपना विशेषण, अपना सर्वनाम है। अपना क्या है? सर्वनाम है। तो अपना से अपनाना बनी, चिकना से चिकनाना बनी, हाथ से हथियाना बनी, बात से बतियाना बनी, शर्म से शर्माना बनी। इनमें अधिकांशतः लास्ट में ना प्रत्यय जोड़ा जाता है। झूठ से झुटलाना बनी। इसके बाद दोस्तों हम बात करें लोभ से लुभाना और गर्म से गरमाना बनी। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों से जिन क्रियाओं का निर्माण होता है उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब हाथ क्या है आपका? हाथ आपकी संज्ञा है, और हाथ से बनी हथियाना, तो हथियाना आपकी क्या हो गई? क्रिया हो गई। इसके बाद दोस्तों अगले क्रिया के भेद की बात करें, वह है आपका प्रेरणार्थक क्रिया, जो कि आपके एग्जाम में
बहुत इम्पोर्टेंट, इसे आप मान सकते हैं IMP है, पूछी गई है। तो इसे हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वैसे तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ा है। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, मतलब जो कर्ता है स्वयं कार्य नहीं करता, कर्ता काम नहीं करता, दूसरा काम करता है, कर्ता काम नहीं करता, दूसरा काम करता है, वहाँ पर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। प्रेरणा मतलब किसी को सीख देना, किसी से काम करवाना। तो मतलब जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है कि तुम ऐसा कर लो, उसमें आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अब इसके भी 2 सौ पार्ट हैं दोस्तों जो आपके सामने लिखे हुए हैं। एक होता है आपका प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और एक होता है आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में शामिल रहकर प्रेरणा देता है। मतलब प्रथम प्रेरणार्थक में जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में शामिल रहकर प्रेरणा देता है। जैसे माँ बच्चों को खाना खिलाती है, इसमें प्रेरणार्थक तो क्रिया है। और इसमें हम बात करेंगे कर्ता कौन है? माता है। कर्ता कौन है? माता है। और शामिल इसमें और अन्य लोग कौन शामिल हैं? तो इसमें बच्चा शामिल है। तो माँ बच्चों को खाना खिलाती है, तो कौन बच्चों को खाना खिला रहा है? माँ बच्चों को खाना खिला रही है, मतलब बच्चे भी शामिल हैं क्योंकि वो खा रहे हैं, और माँ भी शामिल है क्योंकि वो खिला रही है। तो इसमें कौन सा हो गई आपकी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, जिसमें कर्ता स्वयं भी कार्य करने में शामिल रहकर प्रेरणा देता है। वह सबको भजन सुनाता है, वह सब भजन सुन भी रहे हैं और वह भजन मतलब सुना रहा है, मतलब प्रेरणा दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गई? प्रथम प्रेरणार्थक हो गई। महेश बच्चों को रुलाता है, तो महेश भी शामिल है और बच्चे भी शामिल हैं इस क्रिया में, क्योंकि बच्चे रो भी रहे हैं और वो रुला रहा है। तो इसमें आपका कर्ता भी शामिल है। तो यहाँ पर भी आपकी इन तीनों वाक्यों में कौन सी क्रिया हो जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। आशा करता हूँ आप प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को समझ गए होंगे। इसके बाद द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, इसमें कर्ता कार्य में शामिल नहीं रहता है। प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता शामिल था और दूसरे में कर्ता बिल्कुल शामिल नहीं है। भाई साहब, कर्ता शामिल नहीं रहता है जबकि कार्य किसी दूसरे से करवाया जाता है। प्रथम प्रेरणार्थक में दोस्तों कर्ता भी शामिल था और अन्य लोग भी उसके साथ थे। द्वितीय प्रेरणार्थक में कर्ता शामिल नहीं है, कार्य कोई और कर रहा है। तो यहाँ पर आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसमें आप उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण नंबर आपका 1 आ गया। यहाँ पर लिखा है रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है। तो रवि तो बस लिखवा रहा है, किससे पत्र? सुनीता से। रवि शामिल थोड़ी है, वो तो कह रहा है सुनीता पत्र लिख दो, मतलब रवि लिखवा रहा है। तो यहाँ पर द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई क्योंकि वह शामिल नहीं है। इसमें लास्ट में आपको हिंट दे दूं, बाता इस प्रकार के आते हैं, बाता इस प्रकार के, लिखवाता, आना वाना इस प्रकार के प्रत्यय जुड़े रहते हैं, आना वाना इस प्रकार के लास्ट में आ जाए तो वहाँ पर ज़्यादातर आपकी प्रेरणार्थक क्रिया होती है। मालकिन नौकरानी से बर्तन साफ करवाती है, तो मालकिन शामिल नहीं है, नौकरानी खुद कर रही है बर्तन साफ। इसके बाद महेश नाई से बाल कटवाता है, तो महेश तो बस बैठा है, नाई अपना काम कर रहा है, बाल कटवा रहा है महेश नाई से, मतलब महेश का कोई रोल इसमें नहीं है। तो यहाँ पर आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई। यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक में क्या था? प्रथम प्रेरणार्थक में था दोस्तों कर्ता भी शामिल है, कर्ता भी शामिल है प्रथम प्रेरणार्थक में। इसमें कर्ता शामिल नहीं है द्वितीय प्रेरणार्थक में। उदाहरण के माध्यम से, माँ बच्चों को खाना खिलाती है, तो बच्चों को खाना कौन खिला रही है? माँ खिला रही है, तो माँ भी शामिल है। इसमें रवि सुनीता से पत्र लिखवाता है, मतलब रवि तो लिखवा रहा है, अलग बैठा हुआ है, तो इसमें रवि शामिल नहीं है। तो इसमें हो जाएगा माँ बच्चों से खाना खिलवाती है प्रथम प्रेरणार्थक, और इसमें हो जाएगा आपका द्वितीय प्रेरणार्थक। इसके बाद दोस्तों अब जो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक वह किस प्रकार से बनते हैं? जैसे एक होती है मूल क्रिया, फिर उससे बना एक प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों
कि दौड़ना कैसी क्रिया है, तो ये आपकी मूल क्रिया है। और दौड़ना से दौड़ाना, दौड़ाना, आना प्रत्यय आप जोड़ दोगे तो प्रथम प्रेरणार्थक और बाना जोड़ दोगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक का निर्माण होता है। दौड़ना और दौड़ाना, दौड़ना दौड़ाना प्रथम प्रेरणार्थक और दौड़ बाना मतलब दूसरे से करवाना, तो इसमें आपकी द्वितीय प्रेरणार्थक। उठना, उठाना, उठाना मतलब कर्ता भी शामिल है, कौन उठा रहा है, वैसे मैं कहूँ मैंने उसे उठाया मतलब मैंने खुद उठाया, मतलब मैं भी शामिल हूँ। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि प्रथम प्रेरणार्थक में कर्ता भी शामिल रहता है, और इसमें उठवाना किसी और से उठवाया मतलब इसमें कर्ता शामिल नहीं रहता है। तो द्वितीय प्रेरणार्थक गिरना, गिराना, गिरवाना, चलना, चलाना, चलवाना, खाना, खिलाना, खिलवाना, जागना, जगाना, जगवाना, देखना, दिखाना और दिखवाना। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा गिराना, ऑप्शन दे दी जाएगी कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, मूल क्रिया, तो क्या आ जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों हमने प्रेरणार्थक क्रिया को फिनिश कर लिया है और संयुक्त क्रिया को भी पढ़ा है हम, और हमने सकर्मक अकर्मक को भी पढ़ लिया है। संयुक्त क्रिया के हमने 11 उपभेद भी पढ़े हैं, जो दो क्रियाओं का मिलान होता है उनसे संयुक्त क्रिया बनती है। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक भी बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया। इसके बाद आपके सामने अगला भेद आ गया क्रिया का, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है, तो जो पहली क्रिया होती है उसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया करना प्रारंभ करता है तब पहली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। दोस्तों यह भी पूछा गया है कई एग्जाम में तो कि कौन सी क्रिया में होती है, तो पहली दूसरी क्रिया करना मतलब पहली क्रिया में पूर्वकालिक क्रिया होती है, हमेशा याद रखेंगे, आईएमपी फैक्ट है। आईएमपी पॉइंट कौन सा है कि पहली क्रिया में आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है, मतलब काल से पहले की क्रिया, पूर्व मतलब पहले की। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। उदाहरण आपके सामने, रवि नहाकर सो गया, इसमें लास्ट में ज्यादातर कर लगा रहता है, कर, तो रवि नहाकर सो गया, नहाकर में दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया है, ना कि सोने में, क्योंकि पहले कौन सी क्रिया समाप्त हुई, नहा लिया है उसने, मतलब नहाना क्रिया समाप्त हो गई है। तो डेफिनेशन में लिखा है कि जो क्रिया पहले समाप्त होगी उसमें पूर्वकालिक क्रिया होगी। तो इसमें आपसे अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है कि किस पद में दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया है, तो नहाने में है। तो रवि नहाकर सो गया, तो नहाकर में आपकी पूर्वकालिक क्रिया। दूध पीते ही सो गया, मतलब दूध पी लिया, बच्चा दूध पी लिया और सो गया, तो दूध पीने में पूर्वकालिक क्रिया। मैं अभी सोकर उठाऊं, तो सोकर उठा हूँ, अब उठ गया हूँ, मतलब पहले क्रिया कौन सी हो गई, सोना हो गई। इसके बाद रीना रोकर चुप हो गई, पहले रोया फिर चुप हो गई, अब चुप हो गई, वर्तमान में चुप हो गई, तो पहले क्रिया कौन सी, रोना, इसमें पूर्वकालिक है। रीना सबसे मिलकर अपने घर आई, घर आना, ये तो आपकी द्वितीय क्रिया प्रारंभ कर दी, उसने घर आ गई, लेकिन मिलकर आई थी, तो मिलकर में आपकी दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। मीना नाचकर थक गई, तो इसमें नाचकर में आपकी पूर्वकालिक क्रिया। पुजारी जी ने नहाकर पूजा की, तो क्या कर नहाकर पहले क्रिया उन्होंने समाप्त कर ली, तो वहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में करना प्रारंभ करता है, तब पहली जो क्रिया होती है इसे हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे रवि नहाकर सो गया, तो नहाकर में आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। इसके बाद दोस्तों अगली क्रिया आ जाती है आपकी, अगली क्रिया आ जाती है सहायक क्रिया। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और पूरी क्लास को देखा करें। दोस्तों जो बड़े बड़े चैनलों पर बहुत ज़्यादा क्लासेस लेकर आपका टाइम ख़राब किया जाता है, वह यहाँ पर ऐसा नहीं किया जाता। एक वन वीडियो रहता है बस, कोई भी चैप्टर हो, और बहुत अच्छा कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके कम समय में पढ़ाया जाता है। महज 3 से 4 क्लासेस व्याकरण की ओर रहेंगी, उसके बाद जो आपकी शब्दावली से प्रश्न आती हैं उसकी ओर हम बढ़ेंगे। देन प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, एग्जाम से पहले सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा जनवरी में ही। उसके बाद आप 10-15 दिन में रिवीजन फिर से इन वीडियो का करेंगे, तो आपकी मेरी गारंटी है कि 40/39 या 38 नहीं होगा, कभी भी आपका 40/40 होगा। यदि आप
पूरी क्लासेस को फॉलो करते हैं। तो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। सहायक क्रिया कैसी है, मतलब सहायता कर रही है दूसरी क्रियाओं की, नाम से स्पष्ट है। तो मैं घर जाता हूँ, तो इसमें क्या होगा, जाता हूँ, हूँ में क्या है आपकी सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद वे रो रहे थे, तो रहे थे आपकी हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। हम जा रहे हैं, तो जाना आपकी मुख्य क्रिया हो गई, और रहे हैं आपकी क्या है, सहायता कर रही है क्रिया की जाने की, रहा मतलब अच्छा सेंटेंस लगे और उसकी सहायता कर रही है मुख्य क्रिया की, सहायक क्रिया हो गई। वह नहा चुका था, वह नहा चुका था, चुका था ये आपकी क्या हो गई, सहायक क्रिया हो गई। जैसे हम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और इस प्रकार के इंग्लिश में टेंस पढ़ते थे ना, उसमें रहती थी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, तो इस प्रकार का खेल इसमें है। सहायक क्रिया, मैं घर जाता हूँ, तो इसमें हूँ में क्या है आपकी सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया जाना हो गई। वे रो रहे थे, तो रहे थे में आपकी सहायक क्रिया, रोना आपकी मुख्य क्रिया। जा रहे हैं, जा रहे हैं में रहे हैं आपकी सहायक क्रिया और जाना आपकी मुख्य क्रिया। नहा चुका था में आपकी सहायक क्रिया और आपकी नहाना में मुख्य क्रिया। तो हमने सहायक क्रिया के बारे में क्या पढ़ा, सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर अर्थ को स्पष्ट एवं पूर्ण करने में सहायता प्रदान करती है। इसके बाद दोस्तों आ जाती है हमारी कृदंत क्रिया और सामान्य क्रिया, फिर सजाती और अनुक्रमांतक, यही क्रियाएं बची हुई हैं। फिर हम क्रिया का दी एंड करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अगला भेद आ गया हमारा दोस्तों कृदंत क्रिया, जब मूल धातु में ना प्रत्यय को छोड़कर कोई अन्य प्रत्यय प्रयोग होता है। जब मूल धातु में हम ना प्रत्यय का ना प्रयोग करें, कोई अन्य प्रत्यय का प्रयोग करें, वहां पर आपकी कृदंत क्रिया होती है। जैसे चलना, चलना में ना प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें हमने ना प्रत्यय प्रयोग नहीं किया, हमने कर प्रत्यय लगा लिया, चल कर, इसमें आपकी क्या हो जाएगी कृदंत क्रिया। दौड़ना में ना हटा दिया, हमने कर लगा दिया, दौड़ कर हो जाएगी। ज़्यादातर इनमें क्या रहता है, कर प्रत्यय जुड़ता है, या ता या एगा प्रत्यय, इस प्रकार के प्रत्यय जुड़े रहते हैं कृदंत क्रिया में। फोड़ कर, लिखता, लिख कर, पढ़ेगा, पढ़कर, इन सब में आपकी क्या है कृदंत क्रिया है। जब मूल धातु में आपको ना प्रत्यय नहीं दिखे, वहाँ पर आपकी कृदंत क्रिया हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आपकी आ जाती है सामान्य क्रिया, नॉर्मल वर्ब। जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो, जब क्रिया को पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक पद की आवश्यकता हो, वहाँ पर आपकी सामान्य क्रिया होती है। हेमा चलो, हेमा गई, बच्चा गया, अनुपम भागी, इन सब में आपकी चलो में, गई में, गया में, भागी में सामान्य क्रिया है। क्रिया को पूर्ण करने के लिए सिर्फ एक पद की ही आवश्यकता है, वहाँ पर आपकी सामान्य क्रिया हो जाती है। इसके बाद दोस्तों हमने अगला भेद पढ़ना है सजातीय क्रिया। अभी तक आपने अपने YouTube चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यह पूरी PDF आपको आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस चैनल को से भी जुड़ जाएं। वहाँ पर सबसे पहले आपको जो भर्ती अपडेट है या कुछ भी अपडेट होता है, तो सबसे पहले डाल दिया जाता है। और ये आपको पूरी PDF, मतलब आप रिवीजन करना चाहें क्लास के बाद, तो आपको लिखने में समय बचे, तो इस पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो उस चैनल से ज़रूर जुड़ें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन विद्यार्थियों तक जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आ रही है और जो अपना समय वेस्ट कर रहे हैं बड़े बड़े चैनलों पर हिंदी के चक्कर में। आप और विषयों को समय दो दोस्तों, हिंदी में आप केवल इन क्लासेस को कर लेना दोस्तों, मेरी गारंटी है पूरा करके आओगे आप। कोई भी सेट लगा लेना, क्रिया से एक भी क्वेश्चन यदि इससे बाहर चला जाए इस क्लास से, तब कहना, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस आप अच्छे से कवर करो इसे। सजातीय क्रिया, जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो, उसे हम कहते हैं सजातीय क्रिया। मतलब सजातीय और एक होता है विजातीय, आपने विलोम शब्द पढ़े होंगे ना। सजातीय, सजातीय का विलोम शब्द क्या होता है, विजातीय होता है ना, दूसरी जाति का। सजातीय मतलब एक ही जाति के। तो बाबर ने बहुत लड़ाई लड़ी, तो ये लड़ मूल क्रिया है, लड़ से बना है, लड़ाई और लड़ी दोनों बने हैं, तो मतलब एक ही जाति के क्रिया से बने हैं, तो इन्हें हम कहेंगे सजातीय क्रिया। लड़ाई लड़ी दोनों में सजातीय। चढ़ाई चढ़ी, चढ़ मूल धातु से बने हैं, तो इनमें हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों
पढ़ाई पढ़ी, दोनों में पढ़ धातु से बने हैं, तो इन दोनों में आपकी सजातीय क्रिया है। अच्छा खेल खेला, खेल से बनी है, तो खेल खेला, दोनों में आपकी सजातीय है। लड़की ने अच्छी चाल चली, चल से बनी है, तो एक ही प्रकार की क्रिया से दो क्रियाएं बनी हैं, तो सजातीय क्रिया। तो सजातीय क्रिया क्लियर हो गई। जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा हो तो वहाँ पर हम सजातीय क्रिया मानते हैं। इसके बाद अनुकरणात्मक क्रिया भी आपसे पूछी जाती है, जो कि जैसे आपकी इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, पक्षी, जानवरों की ध्वनि। एक शब्द में कहें तो जानवरों, पशु पक्षियों की जो ध्वनि होती है, जानवरों की ध्वनियाँ, यह दोस्तों आती हैं आपकी अनुकरणात्मक क्रिया में। और मतलब जिस प्रकार जानवरों की ध्वनियाँ हो गई और पशु पक्षियों की ध्वनियाँ हो गई, और जैसे हम मतलब और ध्वनियाँ करते हैं अलग प्रकार की, जैसे कई बार खटखटाना हो गया, इस प्रकार की ये अनुक्रमात्मक क्रिया होती हैं। हिन हिननाना, मिमिनाना, भिन भिनाना, थपथपाना, बड़बड़ाना, झनझनाना, खटखटाना, फड़फड़ाना, इन सब में दोस्तों आपकी अनुकरणात्मक क्रिया है दोस्तों। तो इससे आपसे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा है कि हिन हिनाना कैसी क्रिया है, तो अनुक्रमात्मक क्रिया आप याद रखेंगे। रूट वर्ड पक्षी हो गए, जानवरों की आवाज़ हो गई, उस प्रकार की जो आवाज़ें हैं, खटखटाना, भिनभिनाना है, इस पर झनझनाना है, जो आवाज़ें इस प्रकार की अनुक्रमात्मक क्रिया के अंतर्गत दोस्तों यहाँ रखी गई हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री राम, वृंदावन बिहारी लाल की जय।